हेलो दोस्तों, वेलकम टू ITI जॉब एंड एग्ज़ाम। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इसरो IPRC का 2020 वाला 2022 वाला 2022 वाला जो फिटर टेट का क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आज कुछ नया करने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसका वैल्यू क्या है। तो √11 प्लस √7 इंटू √11 माइनस √7। तो इसको अगर हम ए मान ले और इसको अगर बी मान ले, तो ए है, ए बी है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला जो फॉर्मूला होता है उसमें आ रहा है। तो ए, एक सेकंड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √11 प्लस √7 इंटू √11 माइनस √7। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 11 माइनस 7 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, द 2 पॉइंट्स पी जिसका वैल्यू है 5,5 एंड क्यू जिस पॉइंट का वैल्यू है 5,10। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला में डी बराबर होता है √ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें x2 क्या है, x इसको p को x1 x2 मान लेते हैं, इसको x1 x2 x1 y1 सॉरी, x1 y1 मान लेते हैं और इस वाले को x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 10 है, 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसका पूरा रूट। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे √5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ 5 आ जाएगा। इसका कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 5 यूनिट, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ लाइन x प्लस 8 इंटरसेक्ट्स एट x एक्सिस। तो x प्लस वाई बराबर 8। तो एक एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो एक्स एक्सिस एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है, एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू होता है 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 8 आ गया, y का वैल्यू तो 0 होता है एक्स एक्सिस पे, y का हो जाएगा 0। तो क्या आएगा, 8,0 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर 1 यूनिट, द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज। एक स्क्वायर है, शेप मान लेते हैं, एक स्क्वायर है, इसका जो लेंथ है, शेप किधर गया, एक सेकंड, तो इसका ये 1 है, ये भी 1 है, तो डायगोनल क्या होगा। तो एक एक सेकंड सॉरी, ये वाला क्वेश्चन सॉरी। तो इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका डायगोनल क्या होगा। मतलब किसी भी स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल डी बराबर √2a। ए मतलब होता है उसका साइड, साइड का है 1 है, तो √2 इंटू 1 मतलब √2, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414। तो क्या आ जाएगा 1.414, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। क्या कहा गया, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इन ए सर्कल, मतलब एक सर्कल उसका मैक्सिमम लेंथ
जो कॉर्ड, जो सबसे बड़ा जो कॉर्ड है उसका, उसको हम क्या कहते हैं? तो अगर ये एक सर्कल है तो सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा कॉर्ड जो डायमीटर है वही होगा। डायमीटर जिससे होता है वही वही तो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। ठीक है, तो डायमीटर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज 12 एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 10, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। मतलब एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, ठीक है, तो उसका एक कॉर्ड है ए बी, ए बी, ठीक है, और सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस है, इसको कितना बोला गया है? ए 12 और ए वाला है 10। तो कॉर्ड इसको जो ये जो लाइन है ए बी को दो हिस्सों में बांटेगा, मतलब ए वाला 5 हो जाएगा, ए वाला भी 5 हो जाएगा। तो ए 12 है, तो हम अगर इसका वैल्यू तो हम निकल सकते हैं, कैसे आएगा? देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री हो रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार हो जाए क्या होता है? 5 12 13, मतलब इसका वैल्यू 13 आ जाएगा। तो ये रेडियस आ गया 13, तो पूरा पूरा डायमीटर क्या होगा? डायमीटर इसका डबल होगा, 26 होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लॉटिंग ए ग्राफ फॉर मोमेंटम ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ मोमेंटम ग्राफ गिव्स। तो एक ग्राफ है जिसका वाई एक्सिस पे मोमेंटम है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो ये जो स्लोप ये क्या देता है? हमें पता है जो मोमेंटम अपॉन टाइम है, मतलब मोमेंटम को अगर हम पी मान लेते तो डी पी अपॉन डी टी, ठीक है, ए उसका स्लोप है। तो स्लोप बराबर हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी, जहाँ पे पी है मोमेंटम और ठीक है इसको टी है टाइम। ठीक है, मोमेंटम हम पी मानते हैं, तो और मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो इसको इस तरफ हम स्लोप ले लेते हैं, तो स्लोप बराबर क्या होएगा? तो डी इंटू पी, पी का वैल्यू क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, एम वी अपॉन डी टी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एम इंटू डी वी अपॉन डी टी, इसको लिख सकते हैं हम, जहाँ एम है मास और डी पी है डिफरेंस इन वेलोसिटी और डिफरेंस डी टी मतलब डिफरेंस इन टाइम। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर हमें एक फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी में अंतर, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यही हो रहा है डी वी अपॉन डी टी, मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम। तो इसके बराबर हम एक्सेलरेशन लिखते हैं, मतलब स्लोप बराबर हम लिख सकते हैं एम इंटू ए, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? हमें अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ से पता चलता है, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स। ठीक है, तो मोमेंटम और टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है? फोर्स दे रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। तो किलोवाट आवर किसका यूनिट है? किलोवाट आवर हमें पता है, हमें हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बिल आता है उसमें जो यूनिट होता है वो किलोवाट आवर में मापा जाता है। ठीक है, तो इसका एक कौन सा यूनिट है? एक एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये देखिए, द किलोवाट आवर is a composite unit of energy equal to 1 kilowatt sustained for 1 hour expressed in a standard unit of energy in the international system of unit। और इसको एक याद रखिएगा, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये भी कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, Which of the following is not an inert gas? इनमें से कौन सा एक इनर्ट गैस नहीं है? तो इनर्ट गैस क्या क्या होता है? नियॉन, हीलियम, आर्गन, सब ताना। आर्गन भी एक इनर्ट गैस है, हीलियम भी एक इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है। इसका तो बी और डी दोनों हो जाएगा। तो इसमें शायद इस क्वेश्चन में थोड़ा गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा गलती है। ठीक है, अब मैंने आंसर की भी चेक किया था, तो इसमें इन लोगों ने कोई आंसर नहीं दिया, मतलब इसके कुछ आंसर की में गलत है, मतलब क्वेश्चन में गलत है जो ऑप्शन दिए गए। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन की कुछ होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो हीलियम गैस क्या क्या है अब एक बार देख लीजिए। देखिए सॉरी, इनर्ट गैस, एरा इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो 6 है, ये 6 इनर्ट गैस है। ठीक है,
तो क्वेश्चन का ऑप्शन में गलत है। तो ए 6 है इनर्ट गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 25% अल्कोहल सोल्यूशन मीन्स मतलब एक सोल्यूशन है वाटर और सोल्यूशन किससे बनता है, अल्कोहल और वाटर से। तो उसमें 25% तो अल्कोहल है, मतलब 100 में से 100 अगर सोल्यूशन है तो 25 तो अल्कोहल है। तो बाकी का जो 75 है तो वाटर हो जाएगा। 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आएगा। तो इसका क्या मतलब है, 25 ml अल्कोहल और 75 ml वाटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक पोजीशन ऑफ स्फीयर। तो आइसोमेट्रिक पोजीशन ऑफ स्फीयर कैसा होता है, तो आइसोमेट्रिक पोजीशन स्फीयर, अगर आप स्फीयर का जो आइसोमेट्रिक पोजीशन उसको ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे वो आएगा एक सर्कल जैसा। ठीक है, ये देखिए, अगर स्फीयर का ए स्फीयर है, इसका ए रहा हुआ आइसोमेट्रिक पोजीशन, तो ये देखिए एक सर्कल जैसा आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सर्कल। आइसोमेट्रिक पोजीशन ऑफ स्फीयर इज ए सर्कल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फॉर ए यूनिफाइड ट्रायंगुलर एक्सटर्नल ट्रेड द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू रूट। मतलब जो क्रेस्ट टू रूट है उसको, उस जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, क्रेस्ट टू रूट के डिस्टेंस को कहते हैं डेप्थ, डेप्थ कहा जाता है। एंड रूट इज डैश वायर पी इज द पिच, और पिच की तो किसको कहते हैं, एक मतलब आप क्रेस्ट टू क्रेस्ट या फिर रूट टू रूट का जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है पिच। तो पिच और जो डेप्थ, इसका जो रिलेशन हो क्या होता है, तो मतलब डेप्थ बराबर होता है 0.61 पी इंटू 0.61 इंटू पी 0.61 से पिच को अगर गुना करेंगे तो हमें डेप्थ मिलेगा। ठीक है, तो आप इमेज सब क्लियर हो सकते हैं। ये देखिए, इसको कहते हैं, इस ए वाला जो लेंथ है, ए क्रेस्ट टू क्रेस्ट, इसको कहा जाता है क्रेस्ट ऊपर वाले हिस्से को, और नीचे ए वाला हिस्से इसको कहा जाता है रूट। तो ये जो डिस्टेंस है इसको कहा जाएगा पिच, या फिर इस ए वाला भी पिच है। ठीक है, दोनों सेम ही है। ठीक है, और क्रेस्ट टू मतलब ए वाला जो डिस्टेंस है, क्रेस्ट टू रूट मतलब ए जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे डेप्थ। ये देखिए यहाँ पे दिखा गया है, ए वाला जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं डेप्थ। ठीक है, इसको कहेंगे हम डेप्थ। और पिच तो मैंने बता ही दिया। तो पिच और डेप्थ, तो देखिए डेप्थ बराबर होता है 0.61 इंटू पिच। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिड्यूसिंग स्केल इन ड्राइंग। तो इनमें से कौन सा एक रिड्यूसिंग स्केल को दर्शाता है। तो स्केल तीन तरह का होता है, आप लोग देखिए, तीन तरह का स्केल होता है। एक होता है फुल स्केल, एक होता है रिड्यूसिंग स्केल, और एक होता है इनलार्जिंग स्केल। तो फुल स्केल का वैल्यू तो होता है 1:1, मतलब जो ड्राइंग का वैल्यू है, ड्राइंग में जो वैल्यू दिखा रहा है वो रियल ए वाला दिखाता है ड्राइंग का वैल्यू। ठीक है, और ए वाला दिखाता है रियल लाइफ का वैल्यू। रियल माने जो रियल है उसका वैल्यू क्या है। तो रियल में भी जैसा है, ड्राइंग शीट में भी उतना ही डायमेंशन में। अगर रियल में किसका डायमेंशन 10 mm है तो ड्राइंग शीट में उसका डायमेंशन भी 10 mm ही होगा। ठीक है, मान लीजिए अब हमें किसी बड़ा सा बिल्डिंग का या फिर जहाज का ड्राइंग करना है। ठीक है, तो हमारा शीट तो छोटा होता है तो उसमें तो नहीं फिट आएगा। तो उसके लिए हम रिड्यूसिंग स्केल का यूज़ करते हैं। और रिड्यूसिंग स्केल कैसे होता है, 1:x होता है, जहाँ पे x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, हमेशा। तो रियल लाइफ में मान लीजिए किसी का वैल्यू है मान लीजिए 10 mm। ठीक है, तो ड्राइंग शीट के हम 10 mm को 1 mm जैसा दिखाएंगे। ठीक है, मतलब रियल में 10 है, ड्राइंग शीट में हम इसको 1 mm करके दिखाएंगे। तो रिड्यूस हो गया ना, छोटा हो गया, तो उसको कहेंगे रिड्यूसिंग स्केल। और इनलार्जिंग स्केल क्या है, मान लीजिए छोटा सा पार्ट है, मतलब घड़ी घड़ी हो गया, तो उनमें से छोटा सा पार्ट उसमें डिटेल हम दिखाना है तो हमें इनलार्जिंग स्केल का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू होता है x:1, और इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। मतलब अगर रिया मतलब ड्राइंग शीट में किसी का वैल्यू 1 है, मान लीजिए कि ड्राइंग शीट के किसी का वैल्यू 1 है, तो रियल में अगर किसी का वैल्यू 1 है 1 mm में, तो ड्राइंग शीट को उसको हम 10 mm करके दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब बड़ा करके दिखा रहा है। तो रिड्यूसिंग स्केल, तो क्वेश्चन पे आते हैं, रिड्यूसिंग स्केल कौन सा हो जाएगा। तो 1:2, ये वाला एक रिड्यूसिंग स्केल है, ये तो फुल स्केल है। ये वाला ये क्या है,
एनलार्जिंग स्केल है, ए वाला भी एनलार्जिंग स्केल, तो ऑप्शन ए है रिड्यूसिंग स्केल। ठीक है, समझ गए? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्रंट व्यू ऑफ ए रेक्टेंगल व्हेन इट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन। तो एक रेक्टेंगल का अगर आप फ्रंट व्यू बनाएंगे आइसोमेट्रिक में, तो आप देखेंगे उसका जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों में ही आपको एक लाइन दिखेगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, ये रहा साइड व्यू, ये रहा फ्रंट व्यू। फ्रंट से आप देखेंगे आपको सिर्फ ए वाला लाइन नजर आएगा और कुछ नहीं नजर आएगा, रेक्टेंगल है। और साइड व्यू में भी बस एक ए लाइन नजर आएगा। टॉप व्यू में आपको एक रेक्टेंगल देगा, टॉप व्यू ए वाला, ये देखिए ए वाला टॉप व्यू, तो आपको एक लाइन नजर आएगा। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is formed by revolving rectangle about one of its sides which remain fixed? मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है, हम अगर इस साइड को फिक्स करके इसको घुमाए, मतलब ऐसे घुमा दे, ये भी घूमेगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा? एक सिलेंडर जैसा बन जाएगा, तो सिलेंडर हो जाएगा ऑप्शन बी। हॉलो सिलेंडर नहीं बनेगा, ठीक है, मतलब घूम रहा है तो हॉलो सिलेंडर तो नहीं है, मतलब इधर इधर पर तो कुछ है, तो हॉलो नहीं है, सिर्फ सिलेंडर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन गैस वेल्डिंग द गैस मिक्सचर यूज्ड कंसिस्ट। जो गैस वेल्डिंग है उसमें कौन सा किस किस गैस का यूज़ किया जाता है? तो हम पता है गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या रहता है? ब्लैक रहता है, और एसिटिलीन सिलेंडर का कलर क्या रहता है? मरून रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। द डेप्थ अप टू व्हिच द फिलर मटेरियल इज मिक्सड अप विद द बेस मेटल इज कॉल्ड। तो जिस डेप्थ तक एक फिलर मटेरियल जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहता है, हम क्या कहते हैं उसको? पेनिट्रेशन कहते हैं, पेनिट्रेशन डेप्थ डेप्थ कहते हैं, या फिर फ्यूजन डेप्थ भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए इमेज में आप देखिए, ये रहा पेरेंट मेटल, और इतने डेप्थ तक जो फिलर मटेरियल है वो आ रहा है, तो ए वाला जो डेप्थ, ए वाला जो डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं? डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, या फिर फ्यूजन डेप्थ भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। तो इनमें से कौन सा जो वेल्डिंग प्रोसेस है जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं? तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स, कंज्यूम मतलब जो कंज्यूम होता है, मतलब जिस वेल्डिंग में एक इलेक्ट्रोड्स जो इलेक्ट्रोड वही फ्यूजन होके फिलर मटेरियल का तरह काम करता है। ठीक है, और नॉन कंज्यूमेबल में क्या होता है? जो इलेक्ट्रोड फिलर मटेरियल का काम नहीं करता, मतलब कंज्यूम नहीं होता, उसके लिए अलग से हमें एक फिलर रॉड देना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसमें आप देख लीजिए कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल। तो इनमें से ये देखिए, a consumable electrode itself melts down during welding and subsequently deposit on the weld base. So electrode acts as filler metal, मतलब इलेक्ट्रोड ही फिलर मेटल जैसा काम कर रहे हैं। और नॉन कंज्यूमेबल में, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड डज नॉट मेल्ट डाउन ऑन डिपोजिट ऑन द वेल्ड बिट, इट रिमेन इनएक्ट थ्रू द वेल्डिंग, सो फिलर इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई सेपरेटली। इनमें अलग से फिलर सप्लाई करना पड़ता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? SMAW, जिसको हम MIG कहते हैं कंज्यूमेबल का, और नॉन कंज्यूमेबल GTAW, जिसको TIG कहते हैं। तो इनमें से जो दिया गया है, तो कंज्यूमेबल कौन सा हो जाएगा? GMAW या फिर MIG, ऑप्शन बी हो जाएगा। TIG तो नॉन कंज्यूमेबल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू पीसेस इन व्हिच a ferrous alloy is introduced in liquid state between the piece of metal and allowed to solidify is known as। मतलब जिस प्रोसेस में दो पीस को ज्वाइन किया जाता है, जहाँ पे एक नॉन फेरस एलॉय से, ठीक है, नॉन फेरस एलॉय यूज़ किया जाता है, ठीक है, दोनों को जोड़ने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? तो वेल्डिंग में तो फेरस मेटल का यूज़ होता है, रिवेटिंग तो फ्यूजन होता है, रिवेटिंग लेंसिंग दोनों में फ्यूजन नहीं होता, तो उसको क्या कहेंगे? ब्रेजिंग कहेंगे। ठीक है, ब्रेजिंग हो जाएगा। ये देखिए इमेज, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग। ये देखिए ब्रेजिंग में एक नॉन फेरस मेटल को लाके उसको इस यहाँ पे वेल्डिंग किया जा रहा है। ठीक है, ब्रेजिंग में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले।
स्मॉल वेल्ड यूज्ड टू टेम्पोरली होल्ड द टू पीसेस इज कॉल्ड। मतलब छोटा छोटा वेल्डिंग, मतलब पूरा फाइनल वेल्डिंग करने से पहले छोटा छोटा वेल्डिंग किया जाता है ताकि जो दोनों पेरेंट मेटल है वो एक पोजीशन पे रहे, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टैक वेल्डिंग, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए टैक वेल्डिंग, ये लैप जॉइंट पे टैक टैक वेल्डिंग किया जा रहा है, या कॉर्नर जॉइंट पे टैक वेल्डिंग, ये छोटा छोटा देखिए, ये छोटा छोटा जो वेल्डिंग यहाँ पे किया जा रहा है इसको कहते हैं टैक वेल्डिंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर लॉन्चिंग PSLV एंड GSLV रॉकेट्स इन इंडिया द लॉन्च स्टेशन इज लोकेटेड एट। तो PSLV GSLV इसको कहाँ से लॉन्च किया जाता है, तो हमें पता है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है, तो सबको पता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रोटेट्स। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट वो किस तरफ रोटेट करते हैं, तो रोटेट करते हैं नॉर्थ टू साउथ, ऑप्शन सी, ठीक है। हाँ एक बात और, आपको मैंने पहले बताना भूल गया, पहले ही बता देना चाहिए था। आपको अगर क्वेश्चन डाउनलोड करना है, क्वेश्चन और इस क्लास का जो PDF, ये दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, दोनों का ही। इस क्लास का PDF का भी डाउनलोड लिंक, और जो एक क्वेश्चन है इसका भी डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। तो जिस प्रॉपर्टी से मेटल शॉक को रेजिस्टेंट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टफनेस, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं ये जो बाकी जो ऑप्शन है उसको क्या क्या कहते हैं। ये देखिए डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, टफनेस। टफनेस क्या होता है, टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट, ये देखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टफनेस हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो इनमें से किसका इलास्टिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। तो बहुत लोगों को लगता है कि रबर रबर तो बहुत इलास्टिक होता है, और रबर इलास्टिक होता है, पर रबर से ज़्यादा इलास्टिक होता है माइल्ड स्टील, ठीक है। सबसे पहले आपको आप जान लीजिए इलास्टिसिटी क्या होता है। मतलब अगर किसी के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका जो चेंजेस होगा, अगर फोर्स हटाने से वो अपनी जगह के फिर से आ जाएगा, ठीक है। मतलब फोर्स हटाने से जो उसका जो चेंजेस हुआ था वो चेंज हट जाएगा, तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। तो रबर भी इलास्टिक होता है, माइल्ड स्टील भी, लेकिन माइल्ड स्टील का इलास्टिसिटी रबर से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये देखिए इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड। All materials are plastic to some extent, but the degrees varies. For example, both mild steel and rubber are elastic materials, but steel is more elastic than rubber. ये देखिए स्ट्रेन और स्ट्रेस का जो कर्व होता है उसको इलास्टिक बोला जाता है, इलास्टिसिटी बोला जाता है। ये देखिए रबर का कर्व ऐसा है, माइल्ड स्टील का कर्व इससे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो माइल्ड स्टील का इलास्टिसिटी रबर से ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है Which of the following material properties should be higher for springs। तो springs क्या होता है, होता है स्प्रिंग ऐसे 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 होता है, जिसको खींचने से बढ़ जाता है और छोड़ने से अपनी जगह पे आ जाता है। तो हम पिछले क्वेश्चन में देखा इस प्रॉपर्टी के लिए क्या होना जरूरी है, इलास्टिसिटी होना चाहिए, जरूरी है। पिछले क्वेश्चन में देखा तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी होना जरूरी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द पर्पस ऑफ फ्लूट्स इन ड्रिल बिट इज। तो फ्लूट का पर्पस क्या होता है, टू फॉर्म कटिंग एज, हाँ ये भी होता है। टू कॉल द चिप्स एंड अलाउ देम टू कम आउट, हाँ चिप्स जो होता है उसको बाहर आने में मदद करता है, ये भी होता है। टू फैलिसिटेट द कूलेंट टू फ्लो पास द कटिंग एज, जो कूलेंट होता है उसको कटिंग एज तक ले जाते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये देखिए इसको कहते हैं फ्लूट, ये देखिए ये जो है इसको कहते हैं फ्लूट। तो ये फ्लूट देखिए ये नीचे आके एक कटिंग एज को फॉर्म कर रहा है, इधर एक कटिंग एज को फॉर्म कर रहा है, ये देखिए। तो कटिंग एज को फॉर्म कर रहा है, ये देखिए टू फॉर्म कटिंग एज, टू कॉल चिप्स एंड अलाउ टू दिस टू कम आउट, टू द कूलेंट टू फ्लो थ्रू द कटिंग एज। तो तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रिल बिट रोटेशन इन RPM फॉर कटिंग स्पीड ऑफ 31.4 मीटर पर मिनट एंड ड्रिल डायमीटर 10 mm। तो हमें पता है RPM का फॉर्मूला क्या होता है, N बराबर होता है 1000 इंटू V,
v मतलब कटिंग स्पीड इंटू पाई इंटू डी, डी मतलब उसका डायमीटर। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 1000 गुना v का वैल्यू क्या है, कटिंग स्पीड का 31.4, 31.4, पाई का वैल्यू 3.14 मान लेते हैं, और डी का वैल्यू है 10। ठीक है, बराबर। तो पॉइंट हटा लेते हैं, तो 1000 गुना पॉइंट हटा देते हैं, इसका पॉइंट भी हटा देते हैं, तो 10। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा। ठीक है, इसमें 10 गुना होगा, और इसमें एक दो घर 2 से पहले था, तो ऊपर 100 गुना होगा, 100 गुना होगा। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, 340 से 314 कट गया, तो क्या रह गया, 1000 रह गया। तो 1000 आरपीएम आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिट यूज्ड इन लेथ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ टूल फीट फॉर द सेम डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ स्पिंडल इज, मतलब जिस यूनिट से हम जो लेथ का फीट का जो डायरेक्शन चेंज करते हैं उसको क्या कहते हैं, उस यूनिट को क्या कहते हैं, उस यूनिट को कहा जाता है टम्बलर गियर। ठीक है, ये देखिए टम्बलर गियर, इससे जो फीड है, फीड का फीट चेंज किया जाता है। ये देखिए, द टम्बलर गियर मैकेनिज्म इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लीड स्क्रू एंड फीड रॉड इन द लेड मशीन। ठीक है, तो टम्बलर गियर की मदद से हम इसको चेंज करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नार्लिंग इसे, तो नार्लिंग क्या है, नार्लिंग हम पता है लेद में हम नार्लिंग टूल का यूज करके नार्लिंग करते हैं। ठीक है, तो नार्लिंग कोई कटिंग ऑपरेशन नहीं, नार्लिंग है फॉर्मिंग ऑपरेशन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नार्लिंग क्या है, एक फॉर्मिंग ऑपरेशन। ये देखिए, इस लाइन को देखिए, नार्लिंग इज नॉट ए कटिंग ऑपरेशन बट इट इज ए फॉर्मिंग ऑपरेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीमार इज एन एग्जांपल ऑफ, तो रीमार किसका एग्जांपल है, सबसे पहले रीमार कैसे होता है वो देख लेते हैं। देखिए, ये होता है रीमार, इसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट है, देखेंगे बहुत सारे पॉइंट है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट है मतलब मल्टी पॉइंट, तो इसको हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कह सकते हैं, ऑप्शन सी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेट्रिक थ्रेड ऑफ 10 mm डायमीटर इज रिप्रेजेंट इन ड्राइंग एस, हम बताए किसी भी थ्रेड का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है, जो थ्रेड है मेट्रिक थ्रेड का, तो बताए एम इंटू उसका डायमीटर लिखा जाता है, उसके बाद उसका पिच लिखा जाता है, पिच। तो मैं 10 mm डायमीटर वाला उसको कैसे लिखेंगे, एम इंटू 10 ऐसे लिखेंगे, या फिर M10, उसके साथ पिच भी लिखा जाता है, पिच। पिच तो यार नहीं दिया गया, तो M10 लिख सकते हैं, M10 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पिच लिखा जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो बस हम M10 कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मास ऑफ ए स्क्वायर प्लेट ऑफ डायमेंशन 100 mm इंटू 100 mm इंटू 10 mm, जो ये स्क्वायर प्लेट है जिसका डायमेंशन ए दिया गया है, तो इसका मास क्या है, इसको हमें निकलना है। इसका डेंसिटी भी दिया गया है, डेंसिटी है 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें पता है कि डेंसिटी डेंसिटी डी बराबर होता है मास अपन वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी पता है, हम सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो एक देखिए, यहाँ पे सारे मिलीमीटर में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इसको देखेंगे, ये केजी पर मीटर क्यूब है, मतलब इस मिलीमीटर को हमें मीटर में लेना है, मीटर बना लेना है। ठीक है, तो 1 mm बराबर कितना मीटर होता है, 1 mm बराबर होता है 1/1000 मीटर। एक 1 mm बराबर होता है 1/1000 मीटर। ठीक है, तो एक स्क्वायर प्लेट है जिसका डायमेंशन, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ए इंटू बी इंटू सी, तो तीनों को गुना करेंगे तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होगा 100, एक ही बार में हम इसको मीटर में बना रहे हैं, मतलब 1000 से भाग करना पड़ेगा, इंटू 100, इसको भी 1000 से भाग कर देते हैं, 10 इसको भी 1000 से भाग कर लेते हैं, तो ये मिलीमीटर क्यूब से की जगह मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, तो काट लेते, ऊपर कितना जीरो है, 2 4 5, तो 5 जीरो काट देते, 3 तो 5, ऊपर का सारा जीरो कट जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना 10,000। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम आ गया। तो मास क्या होगा, मास बराबर हो जाएगा, डेंसिटी क्या है 7,800 इंटू 1 अपॉन 10,000। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कटा, तो 2 घर के आगे 0 आ जाएगा, तो 0.78 हो जाएगा, 0.78 किलोग्राम। ठीक है केजी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.78 किलोग्राम, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द बैटरी एसिड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.3, इट्स डेंसिटी इज, हमें पता है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस जी लिख देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। स्पेसिफिक ग्रेविटी पर बराबर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लूइड क्या है, यहाँ पे एसिड है, तो स्पेसिफिक इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 1.3। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मतलब एसिड का जो डेंसिटी, इसको हमें निकालना है, तो इसको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डीएफ लिख देते हैं। और वाटर का डेंसिटी क्या होता है, वाटर का डेंसिटी होता है 1000। ठीक है, तो फ्लूइड का जो डेंसिटी वो क्या आ जाएगा 1000 से गुना होगा, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मतलब एसिड, यहाँ पे फ्लूइड क्या है एसिड है, तो 1.3 को अगर 1000 से गुना करेंगे 1.3 इंटू 1000, ये पॉइंट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा, 1300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन ए स्ट्रेट लाइन इन 10 सेकेंड्स, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो स्ट्रेट लाइन में गया है, तो डिस्टेंस क्या गया 100 मीटर, डिस्टेंस बराबर 100 मीटर, टाइम कितना लगा, टाइम लगा 10 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 100 अपॉन 10 क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड का है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्मल इंसुलेशन मटेरियल शैल हैव, तो देखिए इंसुलेशन, इंसुलेशन से क्या समझ में आ रहा है, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर में जहाँ से अच्छे से फ्लो कर पाते, और इंसुलेटर में जहाँ से फ्लो अच्छे से नहीं कर पाता। तो थर्मल कंडक्टर मतलब अगर थर्मल कंडक्टर होगा तो जहाँ से थर्मल मतलब हीट अच्छे से फ्लो करेगा, और थर्मल इंसुलेशन होगा जहाँ से हीट अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, मतलब उसका थर्मल कंडक्टिविटी लो होगा, थर्मल इंसुलेशन हो तो जिसका थर्मल कंडक्टिविटी लो होता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, लो थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए लिक्विड इम्पर्ट्स ए फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ऑन ए एरिया ऑफ 5 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स का वैल्यू यूनिट ए भी एसआई में है, और एरिया का यूनिट भी एसआई में, मतलब तो प्रेशर का यूनिट भी एसआई में भी एसआई में ही आएगा। ठीक है, तो फोर्स का है 1000 न्यूटन, और एरिया का है 5 मीटर स्क्वायर, तो 5 से 10 कटेंगे 2 बार, तो प्रेशर आ जाएगा 200 पास्कल, पी है 200 पास्कल, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीड एंड पिच आर इक्वल फॉर, मतलब किस थ्रेड में लीड और पिच एक जैसा होता है, तो बताए जो सिंगल स्ट्रेट थ्रेड है उसमें लीड और पिच सेम होता है, तो सिंगल स्ट्रेट थ्रेड, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द हैंड टैप यूज्ड फॉर फिनिशिंग द थ्रेड्स ऑन ब्लाइंड होल टू द करेक्ट डेप्थ इज, तो जो ब्लाइंड होल हैं, होल दो तरह का होता है, एक तो मतलब
जो पूरा 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 तरह से होल है, और एक है ब्लाइंड होल, मतलब जिसमें होल पूरा नहीं है, बस कुछ डेप्थ तक होल है, उसको कहते हैं ब्लाइंड होल। तो उसमें अगर थ्रेड कटाएं तो हम कौन सा टैप का टैप चलाएंगे, तो उसमें उसके लिए चलाया जाता है बॉटमिंग टैप या फिर ब्लैक टैप। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा टेप टेपर टैप, ये रहा इंटरमीडिएट टैप, और ये रहा बॉटमिंग टैप या ब्लैक टैप। तो बॉटमिंग टैप इज यूज टू फिनिश द थ्रेड्स ऑफ ए ब्लाइंड होल टू करेक्ट डेप्थ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते। इन द ग्राइंडिंग व्हील टाइटनिंग द नट इज थ्रेडेड ऑन द स्पिंडल इन ए डायरेक्शन डैश टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द स्पिंडल। मतलब जो ग्राइंडिंग व्हील है उसका जो स्पिंडल है, ठीक है, तो ग्राइंडिंग व्हील को तो एक नट से हम उसको टाइट करते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पिंडल है, इसका जो रोटेशन है, तो इसका इस रोटेशन के दिशा में हम उसको टाइट करते हैं कि ऑपोजिट दिशा में, ये पूछा गया है। तो इसके दिशा में अगर टाइट करेंगे, ठीक है, तो ये जो घूमेगा तो इसको खोलने का चांस रहता है, इसलिए हम ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको टाइट करते हैं। मतलब ये इस तरफ घूम रहा है और नट इस तरफ घूमेगा, तो हमेशा टाइट रहेगा, मतलब लूज नहीं होगा, तो इसलिए हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में टाइट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिमूवल ऑफ क्लॉग्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील एंड ब्लंट ग्रेन्स ऑफ द एब्रेसिव इज कॉल्ड। मतलब जब हम एक ग्राइंडिंग व्हील को कई बार यूज़ करते हैं, उसमें जब सॉफ्ट मेटल को ग्राइंड करता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो ग्राइंडिंग के एब्रेसिव है उसके अंदर वो मेटल अटक जाता है। तो उससे क्या होता है, उसको कहा जाता है लोडिंग। तब लोडिंग होगा तो ग्राइंडिंग ठीक से ग्राइंड नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, यही पूछा गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है ड्रेसिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा। हम उसका ड्रेसिंग करते हैं। ये देखिए ग्राइंडिंग व्हील है, इसको ड्रेसिंग किया जा रहा है, ये ड्रेसिंग टूल है। तो ड्रेसिंग का पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ ड्रेसिंग इज टू रिस्टोर द करेक्ट कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील। ड्रेसिंग रिमूव्स द क्लॉग्स ऑन द सरफेस। ये देखिए, ड्रेसिंग रिमूव्स द क्लॉग्स ऑन द सरफेस ऑफ द व्हील एंड ब्लंट ग्रेन्स ऑफ द एब्रेसिव। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ टू इंडिकेट फंडामेंटल डेविएशन इन होल इन BIS सिस्टम। तो जो BIS सिस्टम है उसमें हम होल को कैसे दिखाते हैं। तो हमें पता है जो BIS सिस्टम होता है, उसमें जो होल है उसको हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, कैपिटल लेटर। और जो शैफ्ट है उसको दिखाते हैं स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो होल पूछा गया, होल किससे दिखाते हैं, कैपिटल लेटर्स में। ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 30 प्लस माइनस 0.005 द टॉलरेंस इज। तो टॉलरेंस क्या है, तो अपर डेविएशन है प्लस 0.005 और लोअर डेविएशन है माइनस में 0.005। तो हमें पता है जब डेविएशन प्लस और माइनस में होता है, मतलब साइन अगर ऑपोजिट होता है, एक सेकंड, अगर साइन ऑपोजिट होता है तो उस टाइम क्या करते हैं हम, साइन ऑपोजिट होता है तो उसको ऐड करते हैं। अगर साइन सेम होता है, प्लस पे प्लस, प्लस प्लस या फिर प्लस माइनस माइनस, तो उसको हम घटाते हैं। तो इसमें साइन ऑपोजिट है तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा, 0 1, ये भी 0, तो 0.010 या फिर 0.01। ऑप्शन क्या गया, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉम्बिनेशन ऑफ 20, इसका अपर डिवीजन क्या है, प्लस 0.05 और लोअर डिवीजन कुछ नहीं है, -0 है, मतलब कुछ भी नहीं है। लोअर डिवीजन बेसिक साइज जो है वही है लोअर डिवीजन। ये होल साइज है, ये रहा होल का साइज। तो हम सबसे पहले ये होल का साइज है और शेफ्ट का साइज क्या दिया गया, 20। अपर डिवीजन इसमें दोनों तरफ पॉजिटिव में दिया गया, अपर डिवीजन भी लोअर डिवीजन भी, मतलब यूनिलैटरल टॉलरेंस है। प्लस में 0.075 और प्लस में 0.0225। तो एक कौन सा फिट है, तो सबसे पहले हम इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट उसको लिख लेते हैं। तो होल का यूएल लिख देते हैं। अपर लिमिट क्या होगा, 20.05।
होल का लोअर लिमिट क्या होगा, 20 होगा। अब देखते हैं शेफ्ट का, शेफ्ट का अपर लिमिट क्या है, 20.075, ठीक है। और शेफ्ट का लोअर लिमिट क्या आ जाएगा, 20.025, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है कि क्लियरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है। तो अगर हम होल का अपर लिमिट ले, होल का अपर लिमिट क्या है 20.05, ठीक है। और शेफ्ट का अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट कुछ भी ले, शेफ्ट का लोअर लिमिट ले लेते हैं 20.025, तो पे क्या आएगा, 3 2 3 2 1 0.925। तो इसमें तो एक क्लियरेंस आ रहा है, तो इसमें तो क्लियरेंस फिट दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर से अगर होल का हम लोअर लिमिट ले, ठीक है, होल का अगर लोअर लिमिट जो है उसको ले, और शेफ्ट का अपर लिमिट लोअर लिमिट कुछ भी ले, तो ये देखिए ये 20 है लोअर लिमिट है, अपर लिमिट शेफ्ट का, इससे तो थोड़ा ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही होगा। तो शेफ्ट यहाँ पे शेफ्ट ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इसको अगर घटाएंगे, हम लोअर लिमिट ही लेते हैं 0.25, इसमें क्या आएगा, माइनस में आएगा, जो भी आंसर है माइनस में आएगा। मतलब इधर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इंटरफेरेंस फिट हो रहा है। तो जब किसी होल और शेफ्ट में कभी क्लियरेंस मिलता है कभी इंटरफेरेंस मिलते हैं, तो उस फिट को हम क्या कहते हैं, उस फिट को हम कहते हैं ट्रांजिशन फिट, ठीक है। तो इसमें देखिए क्लियरेंस भी मिल रहा है इंटरफेरेंस भी मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिशन फिट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द एंगल ऑफ टिप इन सेंटर पंच। तो सेंटर पंच का जो एंगल होता है, टिप का जो एंगल होता है क्या होता है, तो सेंटर पंच का एंगल क्या होता है, 3 तरह का पंच होता है। देखिए एक होता है, देखिए ये रहा सेंटर पंच, और ये रहा प्रिक पंच, ये रहा डॉट पंच। तो देखिए सेंटर पंच का एंगल क्या होता है, द एंगल ऑफ सेंटर पंच इज 90 डिग्री। और बाकी दो पंच होता है, एक होता है प्रिक पंच, एक होता है डॉट पंच। प्रिक पंच का होता है 30 डिग्री और डॉट पंच का होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो सेंटर पंच का पूछा गया है, तो सेंटर पंच का कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द मोस्ट सुइटेबल पिच ऑफ हैक्सो ब्लेड फॉर कटिंग थिन सेक्शन ऑफ ट्यूब्स। तो थिन सेक्शन ट्यूब्स के लिए हम कौन सा पिच वाला जो हैक्सो ब्लेड उसको यूज़ करते हैं, तो पता है अलग अलग पिच का ब्लेड होता है, एक होता है कोर्स, एक होता है मीडियम, एक होता है फाइन। तो थिन ट्यूबिंग के लिए फाइन ग्रेड का जो हैक्सो ब्लेड है उसको यूज़ करते हैं, और उसको क्या फाइन ग्रेड क्या होता है, 0.8 mm होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए अलग अलग कोर्स ग्रेड का जो पीछे वो होता है 1.8 mm, मीडियम का होता है 1.4 एंड 1.0, और फाइन का होता है 0.8। तो देखिए पिच सिलेक्शन, तो 1.8 हम कहाँ यूज़ करते हैं, 1.8 mm वाला मतलब कोर्स वाला, तो ब्रोंज पे, ब्रश पे, सॉफ्ट स्टील, कास्ट आयरन, हेवी एंगल्स, ये सब जगह हम 1.8 mm वाला जो पिच है उसको यूज़ करते हैं। और 1.4 mm वाला कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, इसके लिए। और फॉर एंगल आयरन, ब्रास ट्यूबिंग, कॉपर आयरन पाइप एट्सेट्रा, इसके लिए हम 1 mm वाला पिच यूज़ करते हैं। और 0.8 mm का यूज़ करते हैं फॉर कंडुइट एंड अदर थिन ट्यूबिंग। है देखिए ये रहा वो थिन ट्यूबिंग, तो थिन ट्यूबिंग के लिए 0.8 mm यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बाई ए ट्राई स्क्वायर विल बी। तो ट्राई स्क्वायर का जो एक्यूरेसी होता है उस क्या होता है, तो ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी क्या होता है, हर 10 mm में 0.002 mm। ये देखिए हर 10 mm में 0.002 mm इन 10 mm लेंथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होता है। ये देखिए ये रहा ट्राई स्क्वायर, इसको कहते हैं स्टॉक, इसको कहते हैं ब्लेड, ठीक है। ये देखिए एक्यूरेसी, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बाय ए ट्राई स्क्वायर इज अबाउट 0.02 mm पर 10 mm लेंथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इन ए सिंगल कट फाइल टीथ एंगल ऑफ सेंटर लाइन। तो सिंगल कट फाइल का जो टीथ एंगल होता है वो क्या होता है, सिंगल कट हम पता है 4 तरह के कट का फाइल होता है, सिंगल कट, डबल कट, रेप्स कट और कार्प्ड कट। तो सिंगल कट जो होता है उसमें जो एंगल होता है वो होता है कितना डिग्री, 60 डिग्री,
ये देखिए सिंगल कट डबल कट, तो सिंगल कट का जो होता है वो होता है 60 डिग्री, और जो डबल कट है उसमें दो तरह का कट है, एक को इसको कहते हैं ओवर कट, ओवर कट होता है 70 डिग्री का, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको कहते हैं अप कट, अप कट होता है 51 डिग्री। ये देखिए ओवर कट एंड दे आर कट इन 70 डिग्री एंड मेड अप कट एंड इट इज एट एंगल ऑफ 51 डिग्री। ठीक है, तो इसमें सिंगल कट पूछा गया, सिंगल कट का कितना होता है, सिंगल कट का तो 60 डिग्री होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द फाइल यूज्ड इन केसेस वेयर देयर इज ए हेवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल। तो जब हेवी रिडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मेटल को रिमूव करना है तो हम कौन सा फाइल का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते क्या करते हैं, बास्टर्ड फाइल का यूज़ करते हैं। ये अलग 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 ग्रेड का फाइल है, 5 ग्रेड का फाइल होता है, एक होता है राफ, बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ, जेड स्मूथ। तो हेवी रिडक्शन ऑफ मेटल के लिए हम बास्टर्ड फाइल का यूज़ करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये देखिए ये रहा राफ ग्रेड का, ए रफ ग्रेड फाइल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग रैपिडली a large quantity of metal। देखिए बास्टर्ड, एरा बास्टर्ड फाइल, ए बास्टर्ड फाइल इज यूज्ड इन केसेस वेयर देयर इज ए हेवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल। तो हेवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल का हम क्या यूज़ करते हैं, बास्टर्ड फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा कौन सा फाइल कहाँ यूज़ किया जाता है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन है 30.5 डिग्री एंगल मीन्स, तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब 30 डिग्री पॉइंट 30.5 डिग्री। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो 30.5 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो होता है 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। ठीक है, तो हाफ डिग्री में कितना होगा, 60 इंटू हाफ, 2 से काटेंगे 30 बार चला जाएगा, तो हाफ डिग्री का मतलब है 30 मिनट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री हाफ डिग्री का मतलब 30 मिनट, 30 डिग्री 30 मिनट, मिनट को सिंगल लाइन से देखा ऐसे देखा जाता है और सेकंड को डबल से, तो 30 डिग्री 30 मिनट, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ रेक एंगल, पॉइंट एंगल एंड क्लियरेंस एंगल इन ए चीजल। तो जो चीजल है, चीजल कैसा होता है, मान लीजिए एक चीजल को ऐसे हमने रखा है। ठीक है, सॉरी, एक चीजल है। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट से जो जो एंगल निकलेगा उसको कहेंगे पॉइंट एंगल, ए वाला। ठीक है, और ए वाला जो है इसको कहेंगे पॉइंट एंगल, और इस वाले को कहेंगे क्लियरेंस एंगल। कितना क्लियरेंस है, सरफेस से कितना क्लियरेंस है, तो इसको कहेंगे क्लियरेंस एंगल। और ये जो ऊपर जो लाइन है इससे जितना मिलेगा इसको कहेंगे रेक एंगल। तो अगर हम तीनों को मिलाएंगे तो एक 90 डिग्री हो रहा है, एक 90 डिग्री आ रहा है, तो तीनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो है ये वाला है पॉइंट क्लियरेंस एंगल। ठीक है, और ये जो बीच का है बीटा, इसको कहेंगे पॉइंट एंगल, और ये जो गामा है ये है रेक एंगल। देखिए एंगल ऑफ इंकलेशन अलग है, एंगल ऑफ इंकलेशन क्या है, जो पॉइंट एंगल के बीच में से जो लाइन जा रहा है, ठीक है, उस लाइन के साथ सरफेस जो एंगल बना रहा है वो है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमेशा क्लियरेंस एंगल से ज़्यादा होता है, क्लियरेंस एंगल तो इतना ही है और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि पॉइंट एंगल, रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल, इन तीनों को हम मिलाएंगे, इन तीनों को मिलाएंगे तो हमें 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते, द पॉइंट टिप एंगल फॉर चीजल टू कट एल्यूमिनियम मटेरियल। तो एल्यूमिनियम मेटल के लिए जो चीजल का जो पॉइंट एंगल बनाया जाता है उसको कितना बनाया जाता है, तो अलग अलग मेटल के अलग अलग होता है। तो एल्यूमिनियम एक सॉफ्ट मेटल है, तो उसमें हम उसके लिए हम कम जो पॉइंट एंगल वाला उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर तो एल्यूमिनियम के लिए यूज़ किया जाता है 30 डिग्री, ऑप्शन डी। चार्ट देख लीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा।
इनमें से क्या किसी से भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए कभी पूछ लिया हाई कार्बन स्टील का कितना होता है या फिर ब्रश का कितना होता है। देखिए हाई कार्बन स्टील का 65 डिग्री, कास्ट आयरन का 60 डिग्री, माइल्ड स्टील का 55 डिग्री, ब्रश का 50 डिग्री, कॉपर का 45 डिग्री, एल्यूमिनियम का 30 डिग्री। ठीक है, इस चार्ट को याद कर सकते आप लोग, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन वर्नियर कैलिपर 1 main scale division is 1 mm and 50 equal division of vernier scale occupy 49 division on the main scale. The least count is, तो हमें पता है least count क्या होता है, 1 MSD। least count बराबर होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 main scale division माइनस 1 vernier scale division। तो main scale division क्या है 1 mm में, और vernier scale division क्या होगा 50 पार्ट को 49 डिवीजन में डिवाइड कर रहा है, तो 49/50 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 50/50 माइनस 49 मतलब कितना आएगा, एक आएगा 1/50। तो क्या आएगा 1/50 को करेंगे तो 0.02 हो जाएगा, 0.02 mm। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। For M10 into 1.5 mm internal tapping, the tap drill size required is as per practical approach। ये देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच बोला गया है, तो दो तरह का होता है अप्रोच होता है टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए। एक होता है जिसमें 100% एक्यूरेसी मिलता है, और एक होता है प्रैक्टिकल अप्रोच जिसमें 60% एक्यूरेसी मिलता है, जो काफ़ी इनफ है, काफ़ी होता है। तो इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच पूछा गया। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो थ्रेड का M10, इसका सबसे पहले इसका मतलब क्या है, M10 इंटू 1.5 मतलब जो थ्रेड है उसका डायामीटर है वो मेट्रिक, M मतलब मेट्रिक थ्रेड है, 10 मतलब इसका A इसका डायामीटर है, और A रहा पिच। तो टैप ड्रिल साइज निकालने के हम डायामीटर से, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसमें क्या करते हैं, जो डायामीटर है उससे हम पिच को घटाते हैं। तो 10 में से 1.5 को घटाएंगे क्या हो जाएगा 8.5 आ जाएगा। इससे 60% एक्यूरेसी मिलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक दूसरा होता है जिसमें 100% एक्यूरेसी मिलता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो डायामीटर है उससे डेप्थ को घटाते हैं, 2 इंटू डेप्थ को घटाते हैं। तो मैट्रिक थ्रेड के लिए डेप्थ क्या होता है, पिछले इनमें से एक क्वेश्चन में आया था, जो डेप्थ हमें मैंने बताया था, डेप्थ होता है 0.61 इंटू पी, पिच यहाँ पे क्या है 1.5। तो इसको निकालेंगे, जो आएगा उसमें 100% एक्यूरेसी मिलेगा। ठीक है, ये नीचे वाला इसमें मिलेगा 100% एक्यूरेसी, और इसमें 60% एक्यूरेसी मिलेगा। जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है 8.5 mm। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच से निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए सेफ्टी साइन बोर्ड ट्रायंगुलर इन शेप विथ येलो बैकग्राउंड एंड ब्लैक बॉर्डर एंड ए सिंबल मीन्स। तो एक सेफ्टी साइन है जो ट्रायंगुलर है, ठीक है, जिसमें ब्लैक बॉर्डर में जिसमें ट्रायंगुलर शेप विथ येलो बैकग्राउंड, जो जिसका बैकग्राउंड का कलर येलो है और ब्लैक बॉर्डर दिया गया, उसमें वो क्या कौन सा सिंबल दिखाता है। तो ये जो ट्रायंगल में ऐसे जो दिखाया जाता है उसमें एक हैजार्ड या फिर वार्निंग का सिंबल दिखाया जाता है। ठीक है, ये देखिए ये रहा, ऐसे दिखाया जाता है। ये देखिए शेप क्या है ट्रायंगुलर, कलर येलो बैकग्राउंड विद ब्लैक बॉर्डर एंड सिंबल मीनिंग वंस ऑफ हैजार्ड्स और डेंजर। ठीक है, एग्जांपल कॉशन, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। तो इसमें एक वार्निंग दिया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा साइन है, एक वार्निंग साइन है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द शीट थिकनेस। तो शीट का जो थिकनेस होता है उसको नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। इसके एक क्वेश्चन कई बार आता है, जो आप पिछले जो वीडियो उसमें भी हम देखेंगे, तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, इस रो में ही, तो उसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, वायर गेज, ऑप्शन डी हो जाएगा। वायर गेज का यूज़ किया जाता है। ये देखिए ये रहा वायर गेज, ये देखिए इसमें हम वायर, ये जो होल है इससे हम वायर का डायमीटर निकालते हैं, वायर का डायमीटर का है, और ये जो स्लॉट है इससे हम शीट का थिकनेस निकालते हैं। तो इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये 0 है, ये 1 है। तो जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ रहा है, और ये रहा 30, जैसे जैसे इसके वायर गेज का नंबर बढ़ रहा है उसका थिकनेस कम होते जा रहा है। मतलब जो जिसमें शीट का थिकनेस में जिसका गेज नंबर ज़्यादा है उसका थिकनेस उतना ही कम है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, मतलब वायर गेज में मतलब ऐसे पूछा जाता है कि मान लीजिए एक शीट है, उसके वायर गेज का नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो उसका थिकनेस कम है कि ज़्यादा है, तो उसमें कम हो जाएगा, जितना बड़ा नंबर उतना कम थिकनेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेजर स्पेसिफिकेशन
ऑफ ए हैमर आर। तो हैमर का जो मेजर स्पेसिफिकेशन क्या होता है, तो हैमर को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, उसका जो वेट होता है, वेट से, और पिन का जो शेप होता है, शेप ऑफ पिन, उससे यूज करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, वेट एंड शेप ऑफ पिन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा हैमर। हैमर का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, एन इंजीनियरिंग हैमर्स आर स्पेसिफाइड बाय देयर वेट एंड शेप ऑफ द पिन। ठीक है, ये देखिए, ये रहा हैमर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू कट इनसाइड कार्ब लाइंस फॉर ट्रिमिंग कार्ब एज डैश इज यूज। मतलब अंदर का जो कार्ब लाइन, उसको या फिर उसको काटने के लिए हम कौन सा स्निप का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बेंड स्निप्स का यूज करते हैं। बेंड स्निप जो होता है उसके यूज करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा बेंड स्निप्स। द बेंड स्निप्स आर यूज टू कट इनसाइड कार्ब लाइंस एंड फॉर ट्रिमिंग कार्ब एजेस एज शोन इन फिगर। ये देखिए, ये देखिए, ये काट रहे कार्ब एजेस को काट रहे हैं, या फिर अंदर का ऐसे कार्व कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज रिवेट मटेरियल। इनमें से किसका हम रिवेट मटेरियल में यूज नहीं कर सकते। तो हमें पता है कास्ट आयरन एक ब्रिटल, काफी ब्रिटल होता है, उसमें कास्ट आयरन, उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन जो होता है उसमें बहुत ज्यादा रहता है, तो इसमें हम रिवेट नहीं, रिवेट में हम इसको यूज नहीं करते। कास्ट आयरन में 2 से 4% तक कार्बन रहता है, तो काफी ब्रिटल होता है। ठीक है, तो ये उतना टफ नहीं होता। ठीक है, तो कास्ट आयरन से हम रिवेट को नहीं बना सकते, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एज ऑफ द मेटल टू द सेंटर ऑफ द रिवेट टूल शुड बी। मतलब मान लीजिए क्या बोला गया, एक मेटल है। ठीक है, इस मेटल को हम मान लीजिए लैप जॉइंट दे रहे हैं। ठीक है, इस मेटल के साथ रिवेट के साथ हम जॉइंट दे रहे हैं, लैप जॉइंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक, मान लीजिए हम यहाँ पे एक रिवेट लगाया और यहाँ पे लगाया, तो ये जो एरा मेटल का एज, ठीक है, ए बी मेटल का एज, तो इससे जो सेंटर ऑफ रिवेट, इसमें इससे इसका डिस्टेंस क्या होता है, यही पूछा गया। और ये रिवेट टू रिवेट डिस्टेंस, ये पूछा गया। तो जो मेटल का एज है, एज से जो रिवेट का सेंटर होल है, इसका डिस्टेंस होता है 2d। डी मतलब डायमीटर, मतलब रिवेट का जो डायमीटर है उससे दुगना होता है, और रिवेट टू रिवेट डिस्टेंस होता है 3d। ठीक है, तो एज से पूछा गया, एज से कितना होता है, 2d होता है। ये देखिए, एरा रिवेट, एरा एक मेटल, तो एज, एरा एज, एज से इस रिवेट का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस है 2d। डी मतलब इसका डायमीटर, और रिवेट टू रिवेट डिस्टेंस है 3 मीटर, 3d। इसको भी याद रखिएगा, ये भी आ सकता है कि रिवेट टू रिवेट डिस्टेंस कितना है, 3d। तो एज से कितना होता है, 2d होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सरफेस गेज इज ऑन ऑफ द, तो सरफेस गेज क्या है, सरफेस गेज को हम किसके लिए यूज करते हैं, सरफेस गेज एक मार्किंग के लिए यूज करते हैं, मार्किंग टूल है, उसके लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्किंग टूल। ये रहा सरफेस गेज का फोटो, इसको स्क्राइबर, इसके हम यूज करते हैं, सरफेस गेज को मार्किंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्या है, अच्छा खत्म हो गया। तो थैंक यू सभी को, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में।